जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम से बगाइयस। एक बार क्लास टाइमिंग देख लीजिए, ये हमारी क्लासेस की टाइमिंग है और चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। देख, पहला सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन है, मिट्टी का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए। मिट्टी का अध्ययन जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं ना? देखिए, मिट्टी का अध्ययन जो है वो कहलाता है हमारा क्या? पैडोलॉजी। तो जिनका आंसर यहाँ पर सी पैडोलॉजी आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, मिट्टी के अध्ययन को तो पेडोलॉजी कहते हैं। चट्टान का जब अध्ययन करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो एक बार ऑप्शंस को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। ऑप्शंस आप देख लीजिए। ऑप्शंस है, चट्टानों का अध्ययन निमोलॉजी कहलाता है, पेट्रोलॉजी कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है या फिर लिम्नोलॉजी कहलाता है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, चट्टानों का जो अध्ययन है वो हमारा पेट्रोलॉजी कहलाता है। याद रहेगा, मिट्टी का अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं और चट्टानियों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा का डिफरेंस है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी। देखिए, जलोढ़ मिट्टी को जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जलोढ़ मिट्टी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में क्या? एलुवियल सॉइल। कौन सा सॉइल कहते हैं इसको? एलुवियल सॉइल। जो हिमालय से या फिर पहाड़ों की चट्टानों से सॉइल निकलती है उसको एलुवियल सॉइल कहते हैं और ये सॉइल जो है काफी ज्यादा फर्टाइल सॉइल होता है। गंगा और यमुना का जो मैदान है वहां पर आपको एलुवियल सॉइल ही देखने को मिलेगा, है ना? जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बताइए। पुरानी जलोढ़ मिट्टी। देखिए, यहाँ पर मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को। ट्रिक है ओबीसी, है ना? ओबीसी। ओ से क्या होता है? ओल्ड। ओल्ड को क्या कहते हैं? बांगर। बी फॉर बांगर। तो जो पुरानी मिट्टी होती है उसको बांगर कहते हैं। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और जो न्यू बच गई वो तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? खादर हो जाएगी। क्योंकि जलोढ़ मिट्टी के दो ही प्रकार हैं, एक होता है खादर और दूसरा होता है बांगर। तो पुरानी वाली जो हो गई वो क्या हो गई? बांगर। ओबीसी, है ना? ओल्ड जो है ये क्या कहलाएगी? बांगर कहलाएगी। बी फॉर बांगर। याद रहेगा? यहाँ पर लिख देता हूँ, बाद में पीडीएफ आप लोग पढ़ोगे तो ये रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है, शॉम्पेन कहाँ की मूल जनजाति है? लक्षद्वीप, निकोबार, राजस्थान या फिर केरल? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? शॉम्पेन कहाँ की मूल जनजाति है? 4 नंबर में। देखिए, यहाँ पर जितने भी लोगों का आंसर भैया आ रहा है बी नंबर, निकोबार द्वीप समूह, उनका बिल्कुल करेक्ट है ना? शॉम्पेन जो है निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, औंग जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? ये जो औंग जनजाति है ये कहाँ के रहने वाले हैं? छोटा अंडमान का, है ना, या फिर लक्षद्वीप, केरल, मणिपुर? 5 नंबर में। देखिए, 5 में जिन लोगों का आंसर यहाँ पर ए आ रहा है, छोटा अंडमान, उनका बिल्कुल करेक्ट है। औंग जनजाति जो है छोटा अंडमान में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत बार पूछा गया सवाल है, झीलों का अध्ययन। लिम्नोलॉजी, पेडोलॉजी, पेट्रोलॉजी या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, पेट्रोलॉजी तो हम लोग अभी अभी देखा कि रॉक का जो हम लोग पढ़ते हैं ना, रॉक का जो अध्ययन होता है, स्टडी होता है, उसको पेट्रोलॉजी कहते हैं। जो मिट्टी का अध्ययन होता है, हमने अभी अभी देखा था, सॉइल का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये चीजें आपको बताना है। याद रखिएगा, झीलों का अध्ययन को हम लोग कहते हैं लिम्नोलॉजी। तो याद हो गया, रॉक का जो अध्ययन होता है उसको पेट्रोलॉजी कहते हैं, मिट्टी का अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, झीलों का अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। ये 3 चीजें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सवाल है कि कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है? देखिए, कावेरी एक्चुअली में है कहाँ? आपने इंडिया का ये वाला मैप देखा है ना, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट वाला। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस वाले भाग में, है ना, यहाँ से आपका ये वाला जो भाग है ये है हमारा वेस्टर्न घाट। तो यहाँ से कावेरी नदी निकलती है ना। तो केरला, ये कर्नाटका होते हुए, केरला होते हुए ये तमिलनाडु जाती है। तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। लेकिन यहाँ किन्हीं 2 राज्यों का ही नाम दिया हुआ है। तो बताइए किन के बीच है? जल्दी से बता दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर जो है सबसे ऊपर में तो आपका यहाँ पर आता है कर्नाटक, उसके बाद आता है केरल, केरल के बाद आता है क्या? तमिलनाडु। तो बता दीजिए क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर 2 ही राज्य के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, किसके किसके बीच में है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। जिनका जिनका आंसर यहाँ पर ए आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको कोर्स के बारे में बताना चाहूंगा। हमने आप लोगों के लिए एक कोर्स लेके आया है, बिहार बीएड का। बिहार बीएड टॉपर बैच है और इसमें इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि हम आपसे उम्मीद रखेंगे कि क्लास के बाद आप इतने अच्छे से पढ़ोगे क्लास में कि आपको टॉप करना है बिहार बीएड के अंदर में, सो दैट हमारा भी नाम हो। इसलिए बैच का नाम भी हमने टॉपर बैच रखा है। देखिए, 2499 का कोर्स है, आपको 699 में हो जाएगा। ये 24 मार्च तक जो है ये ऑफर है। इसको आप लोग कैसे आप ऑफर का लाभ ले सकते हो, इसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना पड़ेगा, लास्ट चांस। इसको आप करोगे
तो हो जाएगा आपका, और जो है 699 में आपका 699 में आपको पूरी कोर्स आ जाएगी। ये हमारा ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, ड्रीम सेवक IAS लिखें, आपको ये ऐप मिल जाएगी और इसको आप लोग यहाँ से डाउनलोड करके और आगे जो है कोर्स परचेज कर सकते हो। कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए मैं लास्ट में नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप जो है इस वीडियो के लास्ट में नंबर दे दूंगा मैं कहीं पर, आप वहाँ से जो है मुझसे बात कर सकते हो, टीम से बात कर सकते हो और टीम आपको हेल्प करेगी कैसे कोर्स को परचेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जल्दी से बता दीजिए कौन से नदी पर ये जलप्रपात स्थित है? कावेरी नदी पर, गोदावरी पर, कृष्णा पर, नर्मदा पर? जल्दी से बताइए। देखिए धुआंधार जलप्रपात जो है वो हमारा कहाँ पर स्थित है? वो हमारा स्थित है नर्मदा नदी पर, याद रहेगा, नर्मदा पर जो है धुआंधार जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? बताइए कावेरी जहाँ से निकलती है ना, वो ओरिजिन क्या है कावेरी का? ऑप्शन ए महेंद्रगिरी की पहाड़ियां, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, अमरकंटक या फिर अन्नामुड़ी? बताइए कावेरी नदी जो है कहाँ से निकलती है? जल्दी से बता दीजिए। देखिए यहाँ पर जितने लोगों का आंसर आ रहा है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, उनका बिल्कुल करेक्ट है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी निकलती है। अन्नामुड़ी जो है ये तो सबसे लास्ट में है ना, और ये साउथ इंडिया का सबसे जो है हाईएस्ट माउंटेन पीक है यहाँ पर साउथ इंडिया का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवसमुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश? देखिए यहाँ पर जितने लोग ये मान रहे हैं कर्नाटक से है, उनका बिल्कुल करेक्ट है। शिवसमुद्रम जलप्रपात जो है कर्नाटक में है, जिनका आंसर सी है उनका करेक्ट है। शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चंस जो है बार बार रिपीट हो गया है, आगे चलते हम लोग। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा क्या कहलाती है? बताइए दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा क्या कहलाती है? जल्दी से बता दीजिए, बताइए क्या आंसर हो जाएगा 12 नंबर में? देखिए 12 में यहाँ पर जितने लोगों का आंसर भैया आ रहा है यहाँ पर सी गोदावरी नदी, उनका बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि आपको पता है ना कि गंगा की लंबाई जो है, क्यों कहा जाता है इसको गंगा की लंबाई? पूरे भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है, 1510 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है भारत क्षेत्र के अंदर में। बांग्लादेश के अंदर में 100 अलग लंबा है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। भारत के अंदर में 1510 किलोमीटर लंबा है। चूंकि ये लंबी, इतनी लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण, और दक्षिण भारत में जाओगे तो एकमात्र ऐसी नदी है जो गंगा के तरह लंबी है, वो नदी का नाम क्या है? गोदावरी नदी नाम है। इसलिए गोदावरी को दक्षिण गंगा या फिर वृहद गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर है, कल भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, तो असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, या फिर ब्रह्मणी नदी को कहा जाता है? याद रखिएगा, जिस तरह से बिहार के अंदर में कोसी नदी बाढ़ लाती है, उसी तरह से असम के अंदर में ब्रह्मपुत्र नदी जो है बाढ़ लाती है। असम के बीचों बीच ये ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, और सबसे बड़ी नदी असम की जो है ब्रह्मपुत्र है। इस नदी को तिब्बत के अंदर या चाइना के अंदर यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है ना। ऐसे इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे यारलुंग, LUNG, यारलुंग सांगपो। आप NCERT में पढ़ोगे तो देखोगे वहां पर इसी तरह से लिखा हुआ है यारलुंग सांगपो, है ना। ये ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ये जो है असम की शोक कही जाती है, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जब बांग्लादेश के अंदर में आती है तो अब ब्रह्मपुत्रा और गंगा दोनों मिल करके आगे बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंध मानसून, भूमध्य सागरीय, सवाना तुल्य जलवायु, या फिर पश्चिमी यूरोपियन जलवायु? भारत की जलवायु किस तरह की जलवायु है? 14 नंबर में देखिए, भारत की जलवायु जो है ये हमारा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है ना, तो मानसून वाली जलवायु है। जहां पर देखिए अगर 3 ऑप्शन अदर जो है इसमें मानसून नहीं दिया हुआ है कहीं पर, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, मानसून दिया हुआ है। तो भारत की जो जलवायु है वो मानसून टाइप की है, इतना आप याद रखिए। अगर कुछ भी आ जाए ना वहाँ पर तो वहाँ पर मानसून होगा। अगर ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन करेगा तो याद रखिएगा कि उष्णकटिबंधीय मानसून है। मानसून में भी कैसा है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। देखिए रेगुर मिट्टी किसको कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। थ्योरी जब पढ़ाएंगे तो उसमें मिट्टी के जो प्रकार हैं वो सारी मिट्टी पढ़ाएंगे, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, है ना, लेटराइट मिट्टी, ये मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, कौन कौन सी फसल उस पर होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बट देखिए यहाँ पर रेगुर मिट्टी को ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी कहा जाता है, काली मिट्टी को कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि कॉटन की जो है खेती यहाँ पर होती है। और ये काली मिट्टी कहाँ पर है आपको पता है? जो साउथ इंडिया का स्टेट्स है वहाँ पर, जो हाफ ऑफ द इंडिया के नीचे आप जाओगे यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? काली मिट्टी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन है, गुजरात की जीवन रेखा क्या कहलाती है? गुजरात की जीवन रेखा इनमें से कौन है? नर्मदा है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी?
गुजरात की जीवन रेखा, गुजरात के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो नर्मदा नदी जो है गुजरात की जान है, गुजरात की जीवन रेखा है। ठीक है, चिल्का जो है ये किस प्रकार का झील है? चिल्का झील के बारे में सुना है? ये गोखुर झील है, हिमानी झील है यानी बर्फ वाली झील है, या क्रेटर झील है, या फिर लैगून झील है? बताइए चिल्का किस प्रकार की झील है? याद रखेंगे चिल्का जो है एक लैगून झील है। किस प्रकार की झील है? लैगून झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सा है? तो याद रखेंगे मीड झील जो है ये विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उड़ीसा का शोक किस नदी को का माना जाता है? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था किसके बारे में? असम के बारे में। असम में ब्रह्मपुत्रा नदी को जो है असम का शोक माना जाता है, बिहार में कोसी नदी को शोक माना जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक माना जाता है। तो उड़ीसा का शोक किसे माना जाता है? कौन सी नदी उड़ीसा का शोक है? आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मणी नदी। ब्रह्मणी नदी जो है ये उड़ीसा का शोक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षिप्रा, क्षिप्रा किस की सहायक नदी है? बताइए क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? 20 नंबर में। देखिए क्षिप्रा जो है वो हमारा चंबल नदी की सहायक नदी है। तो जिनका जिनका आंसर यहाँ पर चंबल है उनका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, या फिर जलोढ़ मिट्टी? चाय की खेती के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी कौन सा है? याद रखिएगा कि लेटराइट मिट्टी जो है चाय की खेती के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी होता है। ब्लैक मिट्टी में कॉटन की खेती होती है, इसलिए इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है ना। लाल मिट्टी लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें आयरन की अधिकता काफ़ी ज़्यादा होती है। जलोढ़ मिट्टी को आपको पता है एलुवियल सॉइल कहा जाता है, तो इसमें चावल और गेहूं की खेती बहुत अच्छी होती है। जो बिहार यूपी का रीजन है ना, बिहार यूपी बंगाल, वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? बताइए स्वराज पीक, सैडल पीक, रेहान पीक, या फिर हैवलॉक पीक? बताइए अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो सबसे ऊंची चोटी इसकी है कौन सी? सैडल पीक। तो यहाँ पर जिनका जिनका आंसर बी सैडल पीक है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी? कौन सी ऐसी नदी है जो घूमती नहीं है, सबसे ज्यादा लंबी सीधी बहती है? गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा? कौन सी ऐसी नदी है जो भारत की ऐसी नदी जो सबसे ज्यादा सीधी बहती है, ज्यादा टर्न नहीं लेती है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा हमारी नर्मदा। नर्मदा नदी जो है बिना टर्न लिए हुए सबसे ज्यादा सीधी जो है ये चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? 25 नंबर में। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लाल मिट्टी लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होने से मिट्टी जो है लाल होती है। माजुली नदी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? भैया ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है माजुली। और ये माजुली रिवर के बारे में बताया था, माजुली द्वीप के बारे में, कि जो रिवर के ऊपर, नदी के ऊपर द्वीप है, ये भारत का एकमात्र ऐसा पहला द्वीप है जो नदी के ऊपर है, माजुली नदी द्वीप, और ये सबसे बड़ी द्वीप है ना। तो रिवर के ऊपर कौन सा आइलैंड है ना? माजुली, माजुली जो द्वीप है वो हमारा क्या है? वो ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर है, और ये सबसे बड़ा आइलैंड है रिवर के ऊपर, है ना। और इंडिया का ये क्या है? नंबर 1 है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर है, इसको आप कभी भी नहीं भूलिएगा, ये सवाल आपको कभी भी चिपकाया जा सकता है। पश्चिम की ओर से बहने वाली नदी कौन है? पश्चिम की ओर से, है ना, यानी वेस्ट फॉलोइंग रिवर। पश्चिम की ओर से तो ईस्ट फॉलोइंग रिवर, यानी आपको, आपने इंडिया का मैप देखा है ना, ये वाला है ना, तो इसमें देखिए ये हो गया आपका वेस्ट और ये हो गया आपका ईस्ट। तो पश्चिम से बहने वाली नदी के बारे में बताना है। बताइए पश्चिम से बहने वाली नदी इन चारों में से कौन सी है? 27 में। देखिए 27 में यहाँ पर देख लीजिए, ये नर्मदा है, आपको पता है इस तरफ बहती है। इसके अलावा ताप्ती भी इसी ओर बहती है। तो ए और बी दोनों हमारा करेक्ट हो गया, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लक्षद्वीप का निर्माण हुआ था, बताइए लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है? ज्वालामुखी से हुआ है, परवाल से हुआ है, भूकंप से हुआ है, या फिर निक्षेपण से हुआ है? जल्दी से बता दीजिए। देखिए 28 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? परवाल से हुआ है ना। परवाल क्या होता है? बेसिकली जो ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो मरने के बाद जो है ना इसके ढेर लग जाते हैं, तो उनसे इनका निर्माण हुआ है ना। एक होता है ज्वालामुखी, उद्गार उत्पन्न होने से इतनी राख नीचे से आती है कि वो पानी के ऊपर चला जाता है और एक द्वीप का निर्माण हो जाता है, वो उस तरह से भी नहीं हुआ है। अंडमान एंड निकोबार जो है
ये हमारा कैसा है, ये हमारा अंडमान एंड निकोबार, ये हमारा कहीं ना कहीं ज्वालामुखी के उद्गार से बना है ना, ज्वालामुखी के उद्गार से नीचे से रॉक्स आ गए और ये माउंटेन का निर्माण हो गया, वहाँ पर द्वीप बन गए। लेकिन जो ये लक्षद्वीप है ये हमारा परवाल से बना। एक चीज़ और याद रखिएगा, लक्षद्वीप कहाँ पर है, देखिए इंडिया का मैप आपने देखा, यहाँ पर इंडियन जो है आपका ये है अरब सागर है ना, जिसको बोलते हैं अरेबियन सी। तो अरब सागर में आपको लक्षद्वीप मिलेगा, और बे ऑफ बंगाल, बॉब इसको शॉर्ट में लिखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा भी कह सकते हैं हम इसको, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ए एंड एन, यानी अंडमान एंड निकोबार। और अरब सागर में देखने को क्या मिलता है हमारा, अरब सागर में देखने को मिलता है लक्षद्वीप। ये पूछा जाता है अक्सर। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से हुआ है, बहुत खूबसूरत सवाल और कई बार पूछा गया सवाल। काली मिट्टी की का निर्माण जो है किस चट्टान के टूटने से हुआ है, तो आपको पता है कौन सा ऐसा रॉक्स है जो दिखने में काला होता है, बस आप मुझे ये बता दो। तो याद रखेंगे काली मिट्टी का निर्माण जो है बसाल्ट रॉक्स के टूटने से हुआ है। तो जिनका जिनका आंसर यहाँ पर बी बसाल्ट आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए कपास की खेती हम लोग करते हैं ना, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, पटवा, क्या कहते हैं हम लोग, पटवा कहते हैं, पटसन कहते हैं, है ना, जूट कहते हैं। तो कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है, बताइए 30 नंबर में। देखिए कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो है काली मिट्टी होती है। तो जिनका जिनका आंसर यहाँ पर ए है ना, यहाँ पर आ रहा है काली मिट्टी, उनका बिल्कुल करेक्ट है ना। तो कॉटन की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए अच्छी मिट्टी आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है, जिसको बनाया गया है, मानव निर्मित झील, भारत का जो सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है उसका नाम क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, कई बार पूछा गया, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पंबन द्वीप, पंबन द्वीप जो है ये किसके मध्य स्थित है, कहाँ कहाँ पर स्थित है, ये मध्य भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, भारत बांग्लादेश, भारत मालदीव या फिर भारत पाकिस्तान, बताते जाइए 32 में। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, भारत श्रीलंका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आप लोगों से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, इतने सारे लोग देख रहे हैं और लाइक काफ़ी कम है, तो एक बार लाइक कर दीजिए। मैं इस वीडियो पर आप लोगों को टारगेट दे रहा हूँ 500 लाइक्स का, आपको 500 लाइक, मात्र 500 लाइक पहुँचाना है। मैं देखता हूँ कितना पहुँचाते हो आप लोग। तो बस जो भी इस वीडियो को देख रहा है, इस मोमेंट पर देख रहा है, तो आप उसको जो है लाइक कर दीजिए, और जो भी वीडियोज़ हमारी आती है आते ही आप उसको लाइक करें, ताकि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तरह स्टूडेंट्स जो हैं उस तक पहुंच सके, सो दैट सभी यहाँ से तैयारी कर सके फ्री ऑफ कॉस्ट में। किस द्वीप का नाम बदल करके अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस द्वीप का नाम बदल करके अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है, तो याद रखेंगे जो व्हीलर द्वीप है इसका नाम बदल करके अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर जाड़े के दिनों में वर्षा किस मानसून के कारण होता है बता दीजिए 34 में। तो आंसर देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा ए, उत्तर पूर्वी लौटती हुई मानसून, उत्तर पूर्वी लौटती हुई मानसून के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में अधिकांश वर्षा कहाँ पर होती है, देखिए भारत में अधिकांश वर्षा कहाँ पर होती है 35 में, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, है ना, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में अधिकांश वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, जो लक्षद्वीप के लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कन्नड़ लैंग्वेज, तेलुगु, मलयालम, डोगरी, बताइए 36 में। देखिए लक्षद्वीप के लोग जो हैं वो हमारा मलयालम लैंग्वेज बोलते हैं। तो जिनका जिनका आंसर सी मलयालम है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, जो नए जलोढ़ मिट्टी, मैंने अभी भी बताया था ओबीसी, ओल्ड जो है वो बांगर कहलाएगा, तो नया जो होगा उसको क्या कहेंगे, खादर कहेंगे। तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा, खादर हो जाएगा। याद रखिएगा मिट्टी में जहां पर भी आए ओबीसी कैटेगरी होती है, तो ओल्ड, ओ के बाद बी आता है, ओल्ड मतलब क्या, बांगर, है ना, तो जो नई हो गई वो खादर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है 38 नंबर में। तो देखिए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, यही कारण है कि इसको क्या कहता है, दक्षिण गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, मैं शॉर्ट में यहाँ पर दक्षिण गंगा लिख रहा हूँ, दक्षिण गंगा बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। देखिए आगे ना, बिहार का शोक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को। कोसी नदी के द्वारा जो है हर साल इतना ज़्यादा तबाही मचाया जाता है बिहार के अंदर में, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसल की बुआई कब की जाती है, रबी फसल की बुआई कब की जाती है। देखिए इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। आप ABCD पढ़ते हो, PQRS, है ना, RS,
RS बोलते हैं ना, या किसी चीज़ का प्राइस होता है तो वहाँ लिखा था RS 10 रुपीज़, तो RS R से रबी और S से सितंबर, है ना। तो रबी की फसल जो है कब कब बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है ना। तो यहाँ पर देखिए रबी फसल की बुआई कब होती है, तो यहाँ सितंबर तो है नहीं, उसके बगल वाला क्या है हमारा अक्टूबर, तो अक्टूबर नवंबर ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 40 में यहाँ पर जितने लोगों का आंसर ए आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है, याद रहेगा RS, है ना। इसी तरह का ट्रिक्स आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक्स देखने को मिलेगा कहाँ पर आपको, कोर्सेज के अंदर। जब आप कोर्स परचेज करोगे ऐप के अंदर तो हर एक सब्जेक्ट्स में इस तरह से ट्रिक से आपको बताया जाएगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो एग्जाम में आता है वो ट्रिक से बताया जाएगा, सो दैट एग्जामिनेशन में आपको तुरंत वो चीज़ें याद आए और वहाँ पर आप गलती ना करो। खरीफ फसल कौन सी है, खरीफ फसल कौन सी है, चना, मटर, मक्का, जौ। 41 में देखिए खरीफ फसल की बात करें तो क्या है हमारा मक्का, मक्का जो है ये हमारा क्या है, खरीफ फसल है। तो आपको पता चल गया फसल 3 तरह के होते हैं, एक होता है हमारा रबी, दूसरा होता है क्या हमारा खरीफ, और तीसरा होता है हमारा क्या जैद। सबका टाइमिंग देख लीजिए, रबी मैंने बता दिया RS यानी सितंबर अक्टूबर में इसकी बोइंग होती है और मार्च अप्रैल में, मार्च में इसको कटनिंग हो जाती है। इसके बाद जैद में आ जाते हैं, ये हमारा क्या होता है जून जुलाई में इसकी सोइंग होती है और इसका जो है कटाई वो सितंबर में होती है। तो यहाँ पर देखिए सितंबर में रबी की बोइंग हुई और मार्च में कट गई, फिर नेक्स्ट फसल जून में हुई, तो मार्च के बाद अप्रैल मई, ये जो अप्रैल मई जून ये 3 महीने का समय है, इसमें साग सब्जी वगैरह लगाते हैं। तो इसको हम लोग जैद कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग जैद कहते हैं। खरीफ में आ जाएगा जून से लेके सितंबर तक, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, लक्षद्वीप जो है उसमें टोटल कितने द्वीप हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर क्या हो जाएगा 36। तो जिनका जिनका आंसर बी 36 है उनका बिल्कुल करेक्ट है। खरीफ फसल की बुआई कब होती है, अभी भी बताया भैया RS, रबी की सितंबर में होगी, तो 2 ही बार तो बड़ी फसल होती है, दूसरा सोइंग होता है जून जुलाई में, है ना। तो जून जुलाई में हमारा किसका होगा, खरीफ का हो जाएगा। जैद का अगर आपसे पूछे तो कब होता है, मार्च में होता है, मार्च अप्रैल मई, है ना, मई ये 3 महीने, है ना। जून से तो अगली फसल हो जाती है खरीफ, तो याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रबी फसल कौन सी है, रबी मतलब जो सितंबर अक्टूबर में लगाई जाती है, गेहूं, धान, गन्ना, बाजरा। देखिए इसमें से रबी फसल जो है क्या है हमारा, गेहूं, है ना, ठंडी के समय में सोइंग होती है, तो इसको अक्टूबर नवंबर में सोइंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप निर्मित है, अंडमान निकोबार जो द्वीप है ये किस चीज़ से बना है। अभी थोड़ी देर पहले आया था लक्षद्वीप का, हमने कहा था परवाल से बना है, तो परवाल तो इसमें होगा नहीं, है ना। भूकंप से, निक्षेपण से, या फिर ज्वालामुखी से। अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था कि अंडमान निकोबार का निर्माण जो है वो ज्वालामुखी से हुआ था। तो इस तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 क्वेश्चन को हम लोगों ने रिकॉर्ड 22 मिनट के टाइम में हम लोगों ने 20 मिनट में इसको हम लोगों ने कर लिया। ड्रीम सेवक IAS हर एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाइए, बस ड्रीम सेवक IAS लिखिए और वहाँ पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, और फॉलो कर लीजिए। जो लोग नए हैं अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि अगली वीडियो जो आएगी वो आपसे मिस ना हो। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट उनकी भी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट में हो सके। और जो लोग पेड कोर्सेस लेना चाहते हैं वो लोग पेड कोर्सेस ले सकते हैं। मैं बता देता हूँ कैसे आपको पेड कोर्सेस लेनी है। 2499 का कोर्स 699 में, इतना ऑफर कभी नहीं मिलेगा आपको। दिस इज़ द लास्ट टाइम, कुछ बच्चे रह गए थे रिमेनिंग, इसीलिए 2 दिन के लिए हमने इसको फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, ईमानदारी से तैयारी करना चाहते हैं, वो ऐसा चाहते हैं कि जो यूट्यूब पर रॉ मटेरियल पड़ा होता है ना, वो आपका एक कंप्लीट तैयारी वहाँ पर नहीं होती है, सिर्फ टेस्ट लगती है, कुछ सब्जेक्ट की लगती है, कुछ सब्जेक्ट की नहीं लगती है ना। तो वो चीज़ से नहीं हो, ये बिल्कुल आप जो है डेडिकेटेड हो करके 60 दिनों के अंदर पूरी तैयारी कर लो। अगर आप ऐसा चाहते हो और गवर्नमेंट कॉलेज पाना चाहते हो, 1.5 लाख रुपीस बचाना चाहते हो, तो आप जो है अभी और इसी वक्त ऐप को डाउनलोड कर लें। ये हमारा ऐप है और इसके बाद जो है कोर्स को परचेज कर लें। कैसे कोर्स परचेज करना है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर कल वाली वीडियो में, बाय बाय।